हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी मैसेजेस मुझे टेलीग्राम पे आए थे कि सर हमारा मेंस का पेपर अप्रोच कर रहा है और जिस हिसाब से हमारा पेपर सेटिंग होता है, देर आर 20 क्वेश्चन जो हमारे जीएस में आते हैं, तो हाउ शुड वी अटेम्प्ट, हमें उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। किसी किसी ने मेरे को ये लिखा था कि सर हमारे 2 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किसी ने बोला हमारे 3 क्वेश्चन छूट रहे हैं, किसी ने बोला 5 छूट रहे हैं। तो देखो यार, अगर आपके पहले से ही अगर आपके 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो यू आर आउट ऑफ रेस। अगर आपके 2 भी छूट रहे हैं, यू आर आउट ऑफ रेस। और अगर 1 भी छूट रहा है ना, देन यू आर ऑल्सो आउट ऑफ रेस। मुझे लगा कि नहीं, ये अभी के लिए आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इन चीज़ों को कैसे अप्रोच करें। ओके, क्वेश्चन में जाने से पहले कि आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं जिस हिसाब से सिविल सर्विसेज में डायरेक्टिव्स का यूज़ होता है। कौन सा डायरेक्टिव आएगा तो आपको किस हिसाब से क्वेश्चन लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी वहाँ पे कुछ बेकार सा लिख के आ जाओगे, जहाँ जो आपको पूछा होगा वो नहीं लिखोगे, और उसके अलावा आप कुछ ऐसा लिख के आओगे जो होगा तो पढ़ने में बहुत अच्छा, लेकिन रेलेवेंस उसका ज़ीरो है। तो अगर जो आप चीज़ लिख रहे हो वो रेलेवेंट ही नहीं है, ओके, तो चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी आपने उसमें वोकैब अच्छी यूज़ की हो, उसका आपको जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम मिलने वाले हैं, और कई बार तो जो एग्जामिनर है वो मार्क्स देता भी नहीं है। इसलिए हमें वो चीज़ लिखनी है जो रेलेवेंट है। तो पहले हम थोड़ा सा जानेंगे जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं उनका मीनिंग क्या होता है, और अगर वो आपको आता है क्वेश्चन में तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ क्रिटिकली इवेल्युएट का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यू हैव टू क्रिटिकली इवेल्युएट, तो उसमें आपने क्या करना है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसको आप कुछ एविडेंस के साथ सपोर्ट करो, एंड देन उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करो, एंड देन रीच अ कंक्लूजन कि आप दोनों प्रोज एंड कॉन्स बताने के बाद आपने उसको इवेल्युएट कर दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये इसका फायदा है, ये इसका नुकसान है। लेकिन जो आपका आंसर है उसको आपको किसी ना किसी एविडेंस के साथ सपोर्ट करना जरूरी है। इसलिए जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको स्टेटिस्टिक्स पता होनी चाहिए, ताकि वो आप अपने क्वेश्चंस में यूज करें। उसका यही मतलब था। नेक्स्ट चीज जो आप इंपॉर्टेंट है वो है क्रिटिकली कमेंट। अगर तो क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कमेंट, तो उसका मतलब सीधा है कि आप कोर पॉइंट्स को डिस्कस करो, या फैक्ट्स को, या मेन मेन जो इसके पॉइंट्स हैं जो आपको पूछी है चीज उसके बारे में आप डिस्कशन करें। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो वर्ड ऐड करता है क्रिटिकली, तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पे भी वर्ड ना क्रिटिकली आता है तो उसका बेसिकली जो मीनिंग है वो है कि यू हैव टू गिव अ फेयर जजमेंट। आपको एक जो उसमें जजमेंट देनी है वो बड़ी ही फेयर देनी है कि हम इसमें आपका, अब वो आगे डिपेंड करता है कि क्रिटिकल वर्ड के साथ जुड़ा क्या है, कमेंट जुड़ा है, इवेल्युएट जुड़ा है, या डिस्कस जुड़ा है, क्या जुड़ा है। लेकिन क्रिटिकली का मीनिंग ऐसा होता है फेयर जजमेंट। ओके, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, अगर पूछा है कमेंट तो आपको सिंपल बताना है, मेन पॉइंट्स या कोर में आपको बात करनी है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे पूछा है क्रिटिकली कमेंट, तो जैसे ही वर्ड ऐड होता है क्रिटिकली, तो आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स को वे का मतलब है कि आपने देखना है कि प्रोज ज्यादा है कि कॉन्स ज्यादा है। उसके बाद आपने उसका एक ओपिनियन ड्रॉ करना है। आपका ओपिनियन प्रो हो या कौन हो, जो भी हो, लेकिन आपने उसको बैक करना है विद राइट एविडेंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी क्या चीज आती है कि यहाँ पे आपने प्रो और कौन को डिस्कस तो करना है, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है वो आपने वहां पे जरूर जरूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्कस क्रिटिकली। अगर हम बात करें डिस्कस की, तो इसका मतलब होता है मेक केस फॉर आर अगेंस्ट। यहाँ पे आपने दोनों डिस्कस नहीं करने हैं, या तो आप उस चीज के साथ हो या आप उस चीज के अगेंस्ट हो, आपको वो वाला केस बनाना है। लेकिन अगर आप फॉर पे हो तब भी आपको उसको एक एविडेंस देना है, और अगर आप अगेंस्ट हो तब भी एविडेंस देना है। जहां पे आपने दोनों प्रोज और कॉन्स की जो बात है वो नहीं करनी है, यहाँ पे आपने एक ही बात करनी है, या तो प्रोज या तो कॉन्स, लेकिन जो भी आप बात करोगे आप उसको बैक करोगे विद सम एविडेंस। ठीक है, लेकिन जहां पे बात आ जाती है क्रिटिकली डिस्कस या डिस्कस क्रिटिकली, तो वहां पे एग्जामिनर क्या चाहता है, ही वांट्स द एस्पिरेंट टू गिव हिज ओन पर्सपेक्टिव। आपने पहले डिस्कशन कर ली उसकी प्रोज एंड कॉन्स की, फिर आपने उसका केस बना लिया, आपने उसको एविडेंस के साथ, फिर आपने उसको बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कि आपका इसमें क्या टेक है। ओके, नेक्स्ट हम अगर हम बात करेंगे दैट इज क्रिटिकली एनालाइज। इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और उनका रिलेशन एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क्रिटिकल एनालिसिस, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि मैंने इस जो जो क्वेश्चन में चीजें पूछी हैं इनको डिवाइड करूं और इनको रिलेट कर दूं, कहानी खत्म, इतना इसने पूछा, इतना ही मैंने इसको बताना है। अगर आप क्रिटिकली एनालाइज में अगर आप आंसर लिख के आओगे क्रिटिकली डिस्कस, मतलब डिस्कस क्रिटिकली का, तो वो गलत चीज है। लास्ट में आता है एग्जामिन। अगर आपको ये चीज पूछी है, इसमें वो क्या बोलते हैं कि जैसे कमेंट में मैंने आपको बोला था कि आपको मेन मेन पॉइंट्स के बारे में बात करनी है या कोर पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। एग्जामिन में क्या होता है कि आप जो ये पॉइंट्स करते हो इनको थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना है, थोड़ा सा डिटेल में आपको बात करनी है। ओके, सॉरी।
सो ये था डायरेक्टिव्स को लेके कि क्या है। अब हम बात करेंगे कि आपको मेंस का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो मेंस आंसर राइटिंग में क्या है, देखो एक 180 मिनट्स हैं आपके पास और 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग मार्क्स में होते हैं, कोई 10 नंबर का आ जाएगा या 15 का या 12 का पूछ लेंगे, ये जो है टोटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम रफली देखें तो हर क्वेश्चन के लिए आपको एवरेज 9 मिनट्स मिलते हैं। अगर हम इसको बड़ा अच्छे से कर दें तो अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आप लेके चले 7 मिनट, ठीक है, 7 मिनट्स। ओके, सो अगर आपका जो है क्वेश्चन है वो आपका 15 मार्क्स का है, ओके, सो उसमें जो आपका टाइम है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेट अस सपोज 12 मिनट्स। ओके, बेसिकली इट्स 19 मिनट्स होने बेसिकली 18 चाहिए, लेकिन चलिए कोई नहीं, लेकिन फिर भी रफली आपको जो है एवरेज हम लेके चलें तो 9 मिनट्स मिलते हैं। अगर हम ऐसे देखे चलें क्वेश्चन वाइज तो 7 मिनट्स या 12 मिनट्स। अब क्या है कि इतने से टाइम में ना माय फ्रेंड आपकी जो थिंकिंग है ना, जो आपकी थिंकिंग है क्वेश्चन को लेके, वो हमेशा गाइडेड होनी चाहिए। एंड व्हाट आई मीन बाय गाइडेड मैं आपको अभी समझाता हूँ कि व्हाट आई मीन बाय गाइडेड। गाइडेड का मतलब है कि आपने जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सो आपको आपने सोचना कैसे है, आपका थॉट क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपका पता होना चाहिए कि व्हाट इन व्हाट सीक्वेंस यू हैव टू अप्रोच। ओनली देन माय फ्रेंड यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस। अगर आपकी ये अप्रोच नहीं है ना, तो आप मान के चलो कि आपसे 20 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं होंगे। दिस इज सिंपल एज इट इज, सिंपल जो मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट विल टेक सम टाइम, वीडियो के में साथ रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। फिर अब बाद में आपको ये होता है कि सर ये कैसे वो कैसे, तो इसलिए आप मेरे पास टाइम था आज तो मैंने सोचा यार ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए हैं तो आई शैल एड्रेस। ओके, सो मैं बात कर रहा हूँ सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए और वही सीक्वेंस मैंने यहाँ डिस्कस करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, कहीं का भी हो, ऑलवेज यूज जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, और आप 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, दिस इज गारंटेड। ओके, ये गारंटी है मेरी। कैसे करना है आपने देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड कंक्लूजन। सिंपल, सभी आपको बोलते हैं कि ऐसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा कि आपको किस किस चीज़ में और किस सीक्वेंस में सोचना है, आपको कैसे जो है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने बात करनी है व्हाट। सिंपल क्वेश्चन आपके आंसर, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो दिमाग में आना चाहिए व्हाट क्या है, उसको लिख दो एक लाइन में, 1 और 2 लाइन्स, इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। व्हेन, क्या उसके साथ कोई डेट तो नहीं जुड़ी हुई, या ऐसा तो नहीं है कि वो किसी ईयर में आया, जैसे कोविड है वो एक पर्टिकुलर ईयर में आया है, ठीक है, वैसा कुछ, या कोई ऐसी अमेंडमेंट तो नहीं है, उसकी भी कुछ डेट होगी, तो वो भी आपको यहाँ लिखनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, 1 लाइन है ये, एक लाइन खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ना, डोंट रिक्वायर एनीथिंग मच। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री में इसके रिलेशन में कुछ है तो नहीं, या ये अगर कोई पैंडेमिक है तो ऐसा पैंडेमिक कोई पहले तो नहीं आया हिस्ट्री में, या अगर ये कोई अमेंडमेंट है तो इसके रिलेशन में जो लॉ था उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपको आता है तो 3 to 4 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ठीक है। और उसके बाद आपने ऐड करना है लेटेस्ट डाटा ऑन दैट सब्जेक्ट। कोई भी अगर उसमें डाटा या कोई रिपोर्ट उसका हवाला दे के आपको, या कोई स्टैट्स की चीज़ है तो उनका हवाला दे के आप उसको कंक्लूड करें, ये भी 1 लाइन। इससे ज़्यादा आपकी इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब इंट्रोडक्शन अगर मैं आपकी लेके चलूँ तो 2, 3, 5 एंड 7 लाइन्स की आपकी इंट्रोडक्शन होगी, और ये इंट्रोडक्शन जो होगी वो आपको मार्क्स फेच करवाएगी। सोचना आपने ऐसे है, वट व्हेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेटेस्ट डाटा। अगर इसमें व्हेन नहीं है तो कैंसिल करो, वट के बाद सीधा आ जाओ हिस्टोरिकल डाटा। अगर ये भी नहीं है क्रॉस कर दो तो आ जाओ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे, और अगर ये भी नहीं है और सिर्फ ये है तो वट वट करो और सीधा आ जाओ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, कहानी खत्म। इतना ही लिखना है इंट्रोडक्शन, इसके अलावा ना आपने कुछ सोचना है ना आपने से ज्यादा कुछ लिखना है, इतनी ही लाइन्स लिखनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी की, ठीक। बॉडी में आपने हमेशा 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक वाई और एक इम्पैक्ट, ठीक। अब वाई में आपने सोचना कैसे, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको कोई आएगा ना क्वेश्चन, वो ऐसा तो नहीं है कि हाँ, ऐसा बड़ा रेयर होता है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वही आ गई है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा आ जाए क्वेश्चन जो आपने पढ़ा नहीं हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि उस टाइम में जो आपका थॉट प्रोसेस है वो एक सीक्वेंस में डेवलप हुआ होता है। तो जैसे आप उस टाइम सोचते हो तो आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। जैसे वाई में आ गया, अब कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें एक आता है वाई, क्योंकि वो कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे एक रीज़न है। जब वो हो रही है, क्या वो रीज़न सोशल है, और अगर सोशल है तो
रिलीजन के साथ तो नहीं है जुड़ा हुआ, कोई कास्ट के साथ तो नहीं है जुड़ा, सोसाइटी के साथ तो नहीं है जुड़ा हुआ, या वुमेन के साथ तो नहीं है, ये चाइल्ड के साथ तो नहीं है, तो सीधा सीधा आ जाएगा। तो आपको सीधा आ जाएगा वाई। इकोनॉमिक रीजन है अगर तो इकोनॉमिक में जाओ, ठीक है, सीधा लिख दो कि हाँ दिस, ये जो है रीजन इसका ये है। पॉलिटिकल तो नहीं है रीजन, उसके बारे में लिखो अगर है वो पॉलिटिकल। ज्योग्राफिक तो नहीं है रीजन कि मतलब ये जो चीज हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ सम ज्योग्राफी, ठीक है, यहाँ जियो स्ट्रेटेजी जिसको हम बोलते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक है। सिक्योरिटी बेस्ड तो नहीं है ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, या कोई भी रीजन, या इंटरनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, उसकी वजह से तो नहीं हो रही। स्ट्रेटेजिक तो नहीं है, मतलब इसकी जो लोकेशन है वो कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जिसका इंपॉर्टेंस है। देखिए, जब आप कोई भी सवाल करते हो ना, उसका रीजन, वो चीज क्यों है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि उस क्यों का आपने आंसर देना है। अगर आप उसके अलावा कुछ लिख के आते हो वाई में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू फेच मार्क्स, आपको नंबर कैसे लेने हैं। क्वेश्चन तो आपको 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऐसे भी बच्चे होंगे जो 20-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, फिर भी उनके नंबर जो है वो कम आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 20 क्वेश्चन करेंगे और फिर उनके नंबर बहुत ही अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट है जो आप लिखते हो। और लिखना उस टाइम आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं मेरे माय फ्रेंड कि आप सोच पाओ, तो इसलिए आपकी थॉट प्रोसेस इतनी अच्छी डेवलप होनी चाहिए ताकि आप एक ही लाइन में सोचो और आपको आंसर आ जाए। एनवायरनमेंट पोल्यूशन के रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप देखोगे ना, है ना, क्वेश्चन आप सीधा ना सोचोगे कि वाई सोशल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, ज्योग्राफिक नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, स्ट्रेटेजिक नहीं है, इन्वायरमेंट है, तो आपको सीधा आएगा पोल्यूशन, ग्रीन हाउस, ठीक है, सीओपी, सीधे सीधे ये वाली चीजें आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी। तो आप देख लोगे कि आपका कहाँ पे इसका वाई है, और आप वही आप आंसर में लिख के आओगे। एथिकल तो नहीं है, ठीक है, एथिक्स के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है। सो दिस इज योर वाई। और वाई जो है ना आपका, ये सम अप होना चाहिए 5 to 7 लाइन्स में, इसमें खत्म होना चाहिए आपका वाई। उसके बाद आपने सीधा आ जाना, अगर आपको वाई समझ आ गया ना, उसके बाद आपने जाना इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट को आपने ऐसे नहीं लिख देना कि सीधा आया तो सीधा इम्पैक्ट्स के बारे में शुरू हो गया, हाँ द इम्पैक्ट ऑफ दिस ना, उसके बारे में सोचो इंटरनेशनली, इंटरनेशनल की जो पॉलिटिक्स है, जो मतलब सिक्योरिटी है, ठीक है, जो हमारा जो है इकोनॉमिक है, ट्रेड है ना, कम्युनिकेशन है, इनमें तो इफेक्ट तो नहीं कर रहा। मतलब जब आप यहाँ जा रहे हो ना इंटरनेशनल, सोचने आपने यही पॉइंट्स हैं, यही पॉइंट्स आपने सोचने हैं बार बार, ठीक है। इंटरनेशनली यही कि कुछ ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं है, ओके। उसके बाद नेशनली सेम पॉइंट्स को सोचना है, और स्टेट वाइज सेम पॉइंट्स को सोचना है। तो माय फ्रेंड आपको एक माइंड सेट मिल जाएगा कि आपको लिखना क्या है। जैसे जैसे आप सोचोगे ना इंटरनेशनली, लेट अस सपोज वो मुद्दा है स्टेट वाइज, वो स्टेट का मुद्दा है बिटवीन 2 स्टेट्स, आप सोचो इंटरनेशनली नहीं है, सीधा क्रॉस, मतलब कि आपकी सारी डायमेंशन वो खत्म होगी। फिर सोचो नेशनली, कोई इशू नहीं है, खत्म, वो भी खत्म। स्टेट वाइज सीधा आ गया, अब आ जाओ स्टेट में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, ज्योग्राफिक, जियो स्ट्रेटेजिक्स, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, एथिकल, और भी जो आप सोच सकते हो। ये तो मैंने कुछ लिखे, आप और भी ऐड कर लो, और इसका एक पूरा एक पेज सा बना लो, छोटा सा पेज, और उस पेज को अपनी पॉकेट में रखो और उसको याद कर लो बाय हार्ट। और कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, मेक श्योर वो पेज आपके सामने हो, क्योंकि उसी को देख के आप अपने आंसर लिखो, तो आपका एक माइंडसेट बनेगा। और थर्ड जो है वो बड़ा ही सिंपल सा है, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो आपका है वो होना चाहिए बेस्ड क्रिटिसिज्म विद अ सोल्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप कंक्लूजन देते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वेश्चन, मेरी यही स्ट्रेटेजी थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म जो आप करते हो ना, जो भी चीज का आप क्रिटिसिज्म करते हो, बैक्ड विद द सोल्यूशन, उसको हमेशा बैक करो विद द सोल्यूशन। दिस इज अ ट्रू पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यही पावर होती है एक एडमिनिस्ट्रेटर की। वो क्रिटिसाइज तो करता है, लेकिन वो साथ साथ में सोल्यूशन भी देता है। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो उसका सोल्यूशन भी साथ में ढूंढेगा, यही पावर होती है। और यही वो ढूंढ रहे हैं आप में, वो आप में ढूंढ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, रिमेंबर दैट थिंग। सो बाकी जो आपका कंक्लूजन है, जो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, वो है ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स इसके रिलेशन में आप तो लिख ही सकते हो कंक्लूजन, लेकिन सबसे अच्छा कंक्लूजन वही होता है जिसमें अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो आप उसको बैक कर रहे हो विद अ सोल्यूशन। सो विद दिस गाइज, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और मैं आपको फिर से एक चीज़ वो ये बोलूँगा कि आप एक छोटा सा पेज बना लो, ओके, उस पर आप ये सारी चीज़ें लिख लो, और जब भी आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग करो, तो ये पेज आप अपने सामने रख लो, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप कर लो, ताकि आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े। तो विद दिस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपका कोई भी क्यूरी हो, डू कमेंट, ओके। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन और डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। You call in my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And